और अगर आप ये अच्छे से नहीं देख रहे हो तो दुख लगेगा मुझे। 60 वीडियोस ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं, अब हम 60 से ऊपर चले गए हैं। MCQ न जाने कितने किए हैं, कितने होमवर्क दिया है, कितना असाइनमेंट दिया है, सब देखना करना, और धीरे धीरे फ्लो बढ़ेगा क्योंकि कल से शायद मैं और ज़्यादा देने लगूँगा। और आप भी देख रहे होगे कि अब मैं घोड़े पर सवार हो चुका हूँ। प्लीज़ आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस विच रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायोनिक स्पीसीज। ये शायद 3rd या 4 बार आया है। पोलराइजिंग पावर मतलब पोलारिटी इंक्रीज या डिक्रीज करने की पावर कितनी है। याद करो, ये आ चुका है, अलग अलग फॉर्मेट में हमने पढ़ा है, हाइड्रेशन, एंथैल्पी, लेटिस के फॉर्मेट में। पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसका मतलब ये हुआ कि कैटायन पर जितना चार्ज ज़्यादा होगा वो पोलराइज उतना ही कर पाएगा। आप सोचो कि आपके पास एक A+ है और सामने एक नेगेटिव आयन है, एनायन है। ये वाला क्या है? एनायन है। और एक आपके पास B2+ है और सेम टू सेम यही एनायन है, नेगेटिव। पोलराइजिंग का मतलब इसके नेगेटिव पावर को अपनी तरफ खींच के इसके अंदर जो पूरा नेगेटिव है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब जितना चार्ज ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स उतना ज़्यादा होगा, मतलब उतनी पोलरिटी वो ज़्यादा जनरेट करेगा। इसीलिए पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायोनिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज जितना ज़्यादा उतनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। अब यहाँ देखिए, इसके ऊपर क्या है? +1 चार्ज है। इन सब के ऊपर कौन सा चार्ज है? +2 चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो पोलराइजिंग पावर है इसके अंदर, इस क्वेश्चन में, वो लोवेस्ट होगी, मतलब सबसे कम होगी, सबसे लास्ट में चला जाएगा। और अगर हम ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं कि K+ के लास्ट में हो तो आपका C ऑप्शन और आपका D ऑप्शन यही ख़त्म हो गया। मुझे अच्छे से सुनना और याद रखना, लिख के पढ़ना, जिससे आप क्वालिफाई हो जाओगे। अब दूसरा क्या देखना है हमें कि पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, रेडियस। जितनी रेडियस ज़्यादा उतनी पोलराइजिंग पावर कम। क्यों ऐसा? क्योंकि आप देखो कि रेडियस जितनी बढ़ेगी, जितनी रेडियस बढ़ेगी, जेड इफेक्ट कम हो जाएगी, मतलब प्रोटॉन उस खींचने की ताकत कम हो जाएगी। तो अब हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम, इसकी साइज़ की डिस्कशन करनी है। अब मैग्नीशियम आपको पता है कि ये जो है मैग्नीशियम, सॉरी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ओके, अब देखिए ये सब के सब क्या है? तो ये सब के सब +2 चार्ज है और इनका चार्ज क्या है? +1। तो K+ लोवेस्ट चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज लो है तो लोवेस्ट पोलराइजिंग पावर होगी। तो एक ऑप्शन तो वैसे ही आपका निकल गया। अब हमें क्या देखना है? रेडियस। अब देखिए ये क्या है? तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, ये 3rd पीरियड एलिमेंट है और ये 4th। इसका मतलब ये हुआ कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम सब के सब सेकेंड ग्रुप में है। ऊपर से नीचे आए तो साइज क्या होगी? इंक्रीजिस। हाँ, एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो साइज इंक्रीजिस। इसका मतलब ये हुआ इसकी जो साइज होगी, साइज वो स्मॉलर होगा और ये जो साइज है वो क्या होगा? हाँ, लार्जर होगा, है ना। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस। इसका मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर होगी वो हाईएस्ट होगी। किसकी? बेरिलियम। इन सब के नहीं, ये तो लोवेस्ट कह ही दिया था। बेरिलियम सबसे हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट साइज है। तो देखिए बेरिलियम की जो लोवेस्ट प्राइस है, देखो बेरिलियम के दोनों दी है। अभी और खेल थोड़ा जारी है कुछ नहीं इसमें। अब देखिए ये साइज़ में लार्जर है, ये छोटा है, तो मैग्नीशियम की पावर ज़्यादा होगी, कैल्शियम की उससे कम होगी, है ना, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो
तो इसका मतलब क्या हुआ, बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद पोटेशियम, ये भी नहीं आएगा। अगेन कह दूँ आपको, इसका चार्ज सबसे कम था इसीलिए लोवेस्ट, बाकी की साइज़ के हिसाब से ये लोवेस्ट साइज़ था तो हाई पोलराइजिंग पावर, ये लार्जर साइज़ था इसीलिए स्मॉलर पोलराइजिंग पावर, और इसको हमने चार्ज से अलग कर दिया। ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैटायन हैव द सेम साइज। अब ये थोड़ा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन जो पूछ के इन्होंने किया है ना, कुछ किया कि नहीं, आपकी याद रखने की मेमोरी पूछी है। अब आपने पीरियोडिक टेबल लर्न किया हो तो अच्छा हो। अब ये जो है ना वो दोनों सेकेंड ग्रुप में आते हैं, सिरकोनियम और हाफनियम 14। अब ये जो है वो 5th पीरियड है और ये 6th पीरियड है। तो अभी हमने रूल पढ़ा, उस हिसाब से ऊपर से नीचे आओ तो साइज़ क्या होगी, साइज़ क्या होगी, इंक्रीजेस, साइज़ क्या होगी, इंक्रीजेस। बट ये बेटा जो है ना ये एक्सेप्शन केस है, ये क्या है, एक्सेप्शन केस है। और इन दोनों की जो रेडियस है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, आप भी गूगल करके देख लेना, सेम है। वजह इसकी दो है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या, इसके अंदर 4F आ जाएगा और 4F की पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। तो जो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जेड इफेक्ट, वो इतना ज़्यादा है कि रेडियस इंक्रीज नहीं करने देगा, ऑलमोस्ट सेम है। जिरकोनियम है ना Zn4+, देखो जब ये एटम है ना Zr और HF, तब एटॉमिक रेडियस भी सेम है और +4 स्टेट में भी इनकी एटॉमिक रेडियस आयोनिक रेडियस सेम है। ओके, ये ज़रा याद रखने वाली बात है। तो सी बैठेगा, ये नहीं पूछना चाहिए था, पूछते हैं ऐसा भी रखते हैं। चलिए, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम M and N 2.5 एंड 1.05 रिस्पेक्टिवली। हमें दो एटम एलिमेंट दिए हैं M और N, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.05, और पूछा है परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर कितना है। अब परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर निकालने की फॉर्मूला है 1 - e⁻ (0.25) इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर इंटू 100। इसमें डेल्टा एक्स क्या है, तो डेल्टा एक्स है वो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है। ओके, डेल्टा एक्स। अब आप निकालो डेल्टा एक्स क्या आएगा, तो 2.5 - 1.05, सॉरी, तो इसका आंसर मिलेगा 1.45। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू है 1.45। ओके, क्या करो, ये वैल्यू वहाँ रख दो, तो 1 - e⁻ (0.25) 1.45 स्क्वायर इंटू 100। ओके, चलिए 1 - e⁻, पहले आप 1.45 इंटू 1.45 करोगे इंटू -0.45 करोगे तो आपको मिलेगा -0.52 -0.5256 समथिंग मिलेगा। ये मैंने करके रखा है क्योंकि इसमें मैं टाइम नहीं बिगाड़ना चाहता था। अब इसकी जो कैलकुलेशन करोगे आप e⁻, तो वो भी मैंने करके रखी है 0.5917, 0.5917 इंटू 100। सब्ट्रैक्शन करने के बाद कैलकुलेशन करोगे तो आंसर 40.83% मिलेगा। ओके, 40.83। तो इसका मतलब ये हुआ इसके करीब सबसे कौन सा बैठ रहा है, 38.50। अब जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है या तो मैंने जो ढूंढा है उस हिसाब से इन लोगों ने इसका आंसर जो है ना वो ए दिया था। पर अगर अब मुझे पक्का पता नहीं कि इन्होंने ए दिया था, ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि मैं कोई कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं मार रहा हूँ, मैं अपने तरीके से ही चल रहा हूँ। तो इसकी आंसर की मैंने ढूंढी थी पर शायद मिसमैच भी हुई हो मुझसे, पर शायद इन्होंने आंसर 28.80 दिया था पर करेक्ट आंसर है 38.50।
क्योंकि करीब करीब कैलकुलेशन से 40.83 निकलता था इसीलिए, पर फिर भी आप देख लेना। पर है ये यही करेक्ट है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कहीं आप आंसर की कहीं से ढूंढो, सपोज आप गूगल करो और आपको ये मिले तो भी मैं आपको कह दूँ कि वो गलत होगा। ओके, करेक्ट आंसर है 38.50। चलिए, द STYX कोड फॉर B फॉर H10 इज, इसकी जो शॉर्टकट तरीका मैंने निकाला है ना, इसका बहुत लंबा फॉर्मूला है और इसकी जो मैं ट्रिक करवा रहा हूँ ना, प्लीज़ किसी को मत सिखाना ये, प्लीज़। ये कोई बुक से मैंने कॉपी नहीं मारी, न किसी के पास से मैंने सीखी है। मैं जो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाता हूँ ना, तो उनमें से कभी कभी दिमाग चल जाता है, उस हिसाब से मैंने ये निकाला है इसकी शॉर्टकट तरीके। तो ये प्लीज़ किसी को मत सिखाना। और ये जो है ना क्वेश्चन जनरली नेट में पूछते थे, ये रिसेंटली शुरू की है इसने GSET में पूछना, STYX नंबर। अब देखो कैसे निकालना है। तो आपके पास क्या है, B4H10। तो आपको इसको कैसे निकालना है, पहले क्या करो, दोनों का सम करो, मतलब नंबर ऑफ बोरॉन प्लस नंबर ऑफ बोरॉन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन और इसे डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो नंबर ऑफ बोरॉन्स 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको आंसर मिलेगा 7, बराबर है। अब आपको क्या करना है, इन सब का सम करना है, जैसे कि 4 + 0 + 1 + 2, तो आपको मिलेगा 7। 4 + 1 + 2 + 0, तो आपको मिलेगा 7। 4 + 2 + 2 + 0, तो आपको मिलेगा 8। 4 + 0 + 2 + 4, तो आपको मिलेगा 10। ओके, अब देखिए इसके अंदर 7 मिला है ना, तो ये 8 और 10 है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को यहीं काट दो। अब दोनों में साथ साथ है, तो कौन सा करेक्ट है वो कैसे ढूंढना है, उसे ढूंढने के लिए आपको क्या करना है कि फर्स्ट 2 डिजिट का सम करो, फर्स्ट 2। अब इन दोनों का जो सम होगा वो आपको मिलेगा 4 और इनका जो सम मिलेगा वो आपको मिलेगा 5, बराबर। 4 + 1 5, 4 + 0 4। अब बोरॉन कितना है आपके पास, 4 है ना, तो किसके साथ मैच हो रहा है, ए, तो हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा, बी नहीं होगा। क्या है शॉर्टकट तरीका, पहले दोनों के नंबर सम करके डिवाइडेड बाय 2, जो नंबर मिले इसके एडिशन से निकालो, फिर जितने आपको मैच हो रहे हैं और आगे जाना है तो फर्स्ट 2 डिजिट के सम करो और बोरॉन के साथ मैच करो। मैंने ऐसे दूसरे लाए हूँ, दूसरे मैंने ढूंढ के रखे हैं। देखिए अब B5H11 है, अब B5H11 को आप कैसे करोगे, तो मैंने क्या कहा आपको, सम करो 5 + 11 डिवाइडेड बाय 2, तो 8 नंबर मिलेगा आपको, बराबर। 4 + 1 5 + 2 7 मिलेगा, तो ये तो होगा नहीं, ये 8 मिलेगा, ओके, ये 8 मिलेगा, ये 4 + 6 12, तो ये भी नहीं होगा। 3 + 2 5, 5 + 3 8, ये भी 8 मिला। चलो दोनों 8 मिले, तो फर्स्ट 2 डिजिट ये क्या होगा, इसका सम 6, इन दोनों का सम क्या होगा 5। बोरॉन कितने हैं आपके पास, 5, तो आंसर डी होगा, बी नहीं होगा। आया समझ में। अब इसको बाद में करते हैं, पहले इसमें देख लीजिए इसमें कैसे करने हैं। देखो चार्ज आया, अब 2 मैंने न्यूट्रल करवाए, 2 चार्ज वाले करवा रहा हूँ। चलो 5 प्लस चार्ज को मिक्स कर देना है, 5 + 5 + 2, तो डिवाइडेड बाय 2, तो आपको क्या मिलेगा 12 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 6 मिला। करो चलो 4 + 2 तो 6 है, 7 + 3 10 मिलेगा, 10 मिलेगा तो इस ऑप्शन को आप काट दो। 8 + 3 आपको 11 मिलेगा, तो इसे भी काट दो। 3 + 3 आपको 6 मिलेगा, तो ये ए और डी है। अब कॉमन कैसे करना है, इन दोनों का सम क्या होगा 4 और इन दोनों का सम क्या होगा 3, ओके। अब आपको क्या करना है कि चार्ज इसमें मिक्स करना है, क्या ऐड करना है इसके अंदर, चार्ज। अब इसके अंदर चार्ज ऐड करो 2, तो क्या मिलेगा 6,
इसके अंदर चार्ज ऐड करो तो क्या मिलेगा आपको 5। ओके, तो किसके साथ मैच हो रहा है 5, तो ऑप्शन डी ए नहीं है। अगेन कह रहा हूँ कैसे करना है, 5 बोरॉन हाइड्रोजन और चार्ज डिवाइडेड बाई 2 जो नंबर मिला सेम टू सेम चारों का सम करो, फिर मैच करो। 6 मिला, पहले 2 का सम करो तो ये 4 और ये 3, उसमें चार्ज ऐड करो, 4 + 2 6, ये तो 5 है, 3 + 2 तो 5, तो डी ए कैंसल। ओके, चलिए इसी में 11 + 11 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 24/2 मतलब 12 मिला। अब आप आगे जाना चाहते हो तो जा सकते हो, इसको और आगे ले जा सकते हो कि सर 3 हो गया, इस मेथड से भी हो जाएगा। 12 रखना है तो 12 रखो तो भी हो जाएगा। ओके, चलिए इन दोनों का सम 9 + 3 12, 8 + 4 12, ये होगा 7, ये होगा 7, तो ये 2 तो कट गए, नहीं हो गए, है ना। अब 2 का सम, इसका सम क्या होगा 8, इसका सम क्या होगा 9, इसमें क्या ऐड करना है चार्ज, चार्ज ऐड करो इसके अंदर। चलो इसके अंदर चार्ज ऐड करो, 9 + 2 तो क्या होगा 11, 8 + 2 क्या होगा 10, तो ये नहीं होगा क्योंकि बोरॉन 11 है, तो आपका आंसर कौन सा होगा ए। मज़ा आया? ऐसी शॉर्टकट ट्रिक मिली है कभी? ये मेरी खुद की बनाई है, इस पर मुझे गर्व है। हाँ, कोई कहे कि ईगो है तो है। अब आगे पता है मैंने कहा था कि पीठ पीछे लोग कहते हैं कि यू है वो ईगो, मतलब मेरे पे ईगो है। चलो इसको करो 12 + 12, ये थोड़ा अलग है, हाँ इसे अच्छे से देखना क्योंकि इसमें अभी तक जो है ना 1 2 3 4 और 5 डिजिट है, हमें 4 ही पूछे थे, ये आगे अलग है। चलो 12 + 12 तो 24 + 2 तो 26 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या मिलेगा 13 मिलेगा। 13, इसके 4 ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसी तरह जाओ। और अब देखो इसमें आपको ये मिलेगा कि सर ये तो 4 है, नहीं, इसको भी आप, मैंने क्या कहा था अगर मैच ना हो तो आगे जाओ, 3 + 1 इनका क्या होगा 4 हो जाएगा, और देखो 3 + 1 4 बैठ रहा है इसमें। अब क्या करना है आपको कि हमें, अभी तक मैं क्या करता था कि जिसका नंबर मैच हो जाए उसके पहले 2 डिजिट के सम करवाया था, पर इसमें डिजिट ही कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, और 5 डिजिट है तो आपको क्या करना है कि पहले के 3 गिनने हैं, मतलब एक को सिंगल और इनको डबल, तो 10 + 0 और 10 + 0 मतलब 10 होगा, इसमें आपको चार्ज ऐड करना है 2, तो आपको क्या मिलेगा 12, और 12 नंबर इसमें है। इसका मैं वापस कह दूँ 12 + 12 + 2 तो डिवाइडेड बाई 2 13 मिला, इसमें आपको 13 ना मिले तो आप 3 + 1 4 कर दो, तो इसमें सबका सम करोगे तो 4 मिल गया। फिर अलग अलग ऑप्शन हो तो पहले को एक और दूसरे के 2 साथ में रखने हैं, मतलब 10 0 गिनना है, 10 0 + 2, पहले उसमें 2 डिजिट लेते थे, इसमें कितने डिजिट लेने हैं 3 लेने हैं। ओके, जब 5 STYX नंबर के साथ दिया गया हो तब। इसका रीज़न ये है, इसमें ये एक सिंगल होता है, बाकी के 2 डबल होते हैं, और ये दोनों सिंगल सिंगल होते हैं STYX में। ये सब में बैठ जाएगा, इसमें कहीं पर एक्सेप्शन केस आपको बीच में नहीं आएगा डेफिनेटली। ओके, ये मैंने सॉल्व किया था वो, और ये प्रैक्टिस के लिए मैंने ढूंढे, मैंने जब बहुत टाइम पहले मैंने ऐसे निकाले थे। चलो छोड़ो, वो स्टोरी नहीं कहनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्केनो बोरेंस, मेरे ख्याल से आप ये खुद करना, फिर सिर्फ करेक्शन के, सॉरी मैचिंग के लिए आगे वीडियो देखना, मैंने करवा दिया है। क्या कहा था, H और B के नंबर सेम होने चाहिए, इसमें तो सेम ही है और -2 चार्ज है, तो ये क्या होगा क्लोजो। फिर इसमें B4, तो H भी कितने करने हैं हमें 4 ही करने हैं, याद करो BNHN, और दिए कितने थे 10, तो लिखे कितने 4, तो 6 माइनस, और ये क्या होगा आर्केनो, है ना। आगे का टेबल खोलना मिलेगा। चलो B5, अब H को 9 नहीं कंसीडर करना, 5 ही करना है ना, तो कितना होगा 4 माइनस, और 4 माइनस मतलब नीडो। याद आया कुछ। चलो B6,
H12 है, हमें लिखना है 6, तो ऊपर चार्ज कितना होगा 6 माइनस आर्केनो। तो कौन सा वाला मिल रहा है 4 और 2, तो 4 and 2 मतलब कौन सा ऑप्शन बैठेगा इसमें डी, है ना, ऑप्शन डी बैठेगा। चलिए अब ये क्वेश्चन जो इसने दिया है ना, मैं पहले से ही कह दूं कि इसका आंसर जीसेट ने गलत दिया है। रीज़न ये है कि इसके ऑप्शन ही गलत दिए थे। द रेडियल पार्ट ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन, अब ये आपको पता होगा कि साई एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आर थीटा फाई, तो जो है वो रेडियस पर डिपेंडेंट है एन और एल, और हमें जो पूछा है वो रेडियल पार्ट ही पूछा है, आर के बारे में पूछा है। तो जो ये रेडियल पार्ट है वो किस पर डिपेंड है, तो एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंडेंट है और एजीमुथल क्वांटम पर डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक क्वांटम पर डिपेंडेंट नहीं है। और इसने देखो ओनली एल लिखा है तो वो आंसर नहीं होगा, ओनली एल का मतलब एन नहीं, मैंने क्या कहा दोनों पर डिपेंडेंट है, एन और एल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो ये ऑप्शन गलत है। ओनली एन भी गलत होगा, दोनों पर डिपेंडेंट है, एन एल और एम, एम नहीं आएगा क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उससे हमें ऑर्बिटल की साइज और एनर्जी पता चलती है रेडियल नोड से, और एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें साइज और शेप पता चलती है। पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमारी रेडियल पार्ट के अंदर कोई मायने नहीं रखता, तो एम आता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसके अंदर ये जो है ना ए एंड बी दोनों आने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, पर इसने ऐसा दिया है। ओके, अब उस टाइम पर क्या हुआ होगा वो अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर ऐसा किया था। जब हमारी एग्ज़ाम हो जाएगी मैं आपसे ही पेपर मांगूंगा, या तो मुझे कहीं से मिल जाए तो, और मैंने सोचा है कि मैं उस पेपर की पूरी सॉल्यूशन हम रखेंगे सामने, डिस्कशन करेंगे, और प्लीज़ इतनी मेहनत करना कि रिज़ल्ट के दिन मैं आपके घर आऊँ, खाली आप नहीं। Which of the following is not assumption made by Huckel in molecular orbital MO theory? ये भी आज आपके लिए नया है। अब आपने कभी सुना है ओवरलैपिंग इंटीग्रल, हाफ इंटीग्रल, कोलम्बिक इंटीग्रल, एक्सचेंज इंटीग्रल? आपने सिर्फ इतना सुना होगा कि हकेल थियरी है। अब जो हकेल थियरी की एजप्शन है ना बेटा, ये मैंने पूरा निकाल के रखा है, बाकी आंसर तो मैं एक बार में दे सकता हूँ। ओवरलैपिंग इंटीग्रल, कोलम्बिक इंटीग्रल, रेजोनेंस या तो एक्सचेंज इंटीग्रल और हाफ इंटीग्रल, ये जो है ना ये पूरी एजप्शन थियरी है। इसमें ओवरलैपिंग इंटीग्रल जो है वो मेजर्स ओवरलैप बिटवीन ऑर्बिटल ऑफ एटम्स, दो ऑर्बिटल के बीच में कितनी ओवरलैपिंग हुई है वो मेज़र करके देखती है। कोलम्बिक इंटीग्रल जो है वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पी ऑर्बिटल लोकेलाइज्ड ऑन अ सिंगल एटम। अब पी ऑर्बिटल ही क्यों, तो देखो पी एक है, एस भी चलती है, किसी एक को पकड़ना था इसीलिए पी के पकड़ गए। रेजोनेंस, एक्सचेंज इंटीग्रल, ये जो है वो इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन एडजेसेंट कार्बन ऑर्बिटल, दो नज़दीक वाले कार्बन की एनर्जी को ये मेज़र करना है। अब जो हाफ इंटीग्रल है नॉट डिफाइन और यूज्ड इन हकेल थियरी, ये हकेल थियरी के अंदर यूज नहीं होता। ओके, और देखिए यहाँ क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजप्शन मेड बाय हकेल इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी? तो हाफ इंटीग्रल जो है वो हकेल रूल के अंदर काम का नहीं है, मतलब उसने कंसिडर नहीं किया था। तो ये और एक ये भी लिख लेना, ये उसका ही पार्ट है पर ये मैंने वर्ड में लिखा है, इसे ज़रा देख लेना, ना समझ में आए तो पूछ लेना मुझे। अब ये